आज हम आलोचना और उसके विविध प्रकार पर विचार विमर्श करेंगे। आलोचना की शुरुआत हिंदी साहित्य में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से मानी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह देखना। आलोचना को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी में कई शब्द प्रचलित हैं। इनमें 3 शब्द सर्वप्रचलित हैं: आलोचना, समालोचना और समीक्षा। स्थूल दृष्टि से देखने पर तीनों शब्द समानार्थक हैं, किंतु मूलतः तीनों में सूक्ष्म अंतर है। आलोचना का तात्पर्य होता है किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या एवं उसका मूल्यांकन करना। धीरे धीरे इसका नकारात्मक अर्थ हिंदी साहित्य में निःसृत होने लगा, अतः इसके निवारण के लिए सम उपसर्ग लगाकर प्रयुक्त किया जाने लगा, जिससे समालोचना शब्द का अस्तित्व प्रस्तुत हुआ। अर्थात शब्द का अर्थ संतुलित दृष्टि से किसी रचना के गुण और दोषों का विवेचन करना है। अंततः जब विद्वान बाह्य गुण दोष कथन की उपेक्षा कवि या लेखक के अंतः प्रकृति की खोज करने में प्रयत्नशील हुआ, तभी समालोचना और समीक्षा शब्द का प्रचार प्रसार हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ जजिंग द क्वालिटीज and values of an aesthetic object, whether in literature or the fine arts. It involves the formation and expression of judgment. अर्थात आलोचना का अर्थ वस्तुओं के गुण दोष की परख करना है, चाहे वह परख साहित्य के क्षेत्र में की गई हो या ललित कला के क्षेत्र में। वर्सफील्ड के अनुसार Criticism is the exercise of judgment in the province of art and literature. अर्थात आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना करना है। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार आलोचक को तटस्थ भाव से वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रचार करना चाहिए। आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है तटस्थता। वस्तु की स्वरूप की जिज्ञासा ही उसे आलोचना मार्ग में प्रवृत्त करती है। श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। डॉक्टर गुलाब राय ने आलोचना के कार्य एवं प्रभाव का विवेचन करते हुए कहा है, आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं पर विचार करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि आलोचना साहित्य में साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन तथा असत साहित्य के निर्माण का जहाँ एक ओर निराकरण करती है, वहीं वह साहित्यकारों की निरंकुशता पर भी प्रतिबंध लगाती है तथा साहित्य और पाठकों के संबंध को सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। सैद्धांतिक आलोचना यह एक विशिष्ट पद्धति है। इसमें अनेक कृतियों का अध्ययन कर जब आलोचक आलोचना के मानदंड के रूप में किन्हीं सामान्य नियमों का निर्धारण करता है, तो उस समीक्षा को सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। इस आलोचना का विषय है साहित्य या काव्य के स्वरूप का विश्लेषण। साहित्य क्या है, कविता क्या है आदि पर विचार किया जाता है। हडसन ने लिखा है, आलोचक का कार्य केवल
यही नहीं है कि वह किसी के औचित्य और अनौचित्य का निर्देश करे। उसका कर्तव्य है कि वह उन सिद्धांतों और नियमों को खोज निकाले जिसके आधार पर उस काव्यकृति का निर्माण किया गया, और उन नियमों को सिद्धांतों के रूप में निश्चित कर दे। इस पद्धति के आलोचक की रुचि इस पद्धति में आलोचक की रुचि परिष्कृत होती है। वह नियमों के अनुसार कार्य करता है, अतः इसकी आलोचना की कसौटी उसके निर्धारित मानदंड होते हैं। अतः इसमें हम समालोचना का शास्त्रीय पक्ष स्पष्ट करते हुए या होते हुए देखते हैं। इसमें उचित एवं अनुचित के विवेक को महत्व प्राप्त होता है। प्लेटो, अरस्तु, कोलरिज, एडिसन, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, रिचर्ड्स आदि सभी इसी कोटि के समालोचक हैं। हिंदी में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ, श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन, आचार्य शुक्ल की चिंतामणि आदि इस श्रेणी के ग्रंथ माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी समीक्षा, इसका मूल आधार छायावाद यानी छायावादी काव्य हैं। छायावादी कविता की मुख्य विशेषताएं हैं स्वानुभूति की प्रधानता, कल्पना की अतिशयता, नवीन सौंदर्य बोध आदि। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर स्वच्छंदतावादी समीक्षा में छायावाद का परीक्षण किया गया है। शुक्ल जी ने नैतिकता और उपयोगितावाद के प्रति अपने अटूट आग्रह के कारण अनुभूति की मार्मिकता पर कम जोर दिया है। इसके अंतर्गत नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि आते हैं। इस पद्धति की सर्वप्रथम विशेषता है अनुभूति जगत को सर्वोपरि महत्व देना। इन्होंने विषय को प्रधानता न देकर भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया। इन्होंने नवीन सौंदर्य बोध, नवीन जीवन मूल्य, अभिव्यक्ति के नवीन उपकरण के दर्शन किए। इसमें आलोचकों ने अनुभूति का संबंध सामाजिक मंगल से जोड़ा। आचार्य शुक्ल ने भी लोक मंगल की बात की है, किंतु द्विवेदी का लोक मंगल कुछ भिन्न है। इसे मानवतावाद कहना अधिक सटीक होगा। उन्होंने संतुलन एवं सामंजस्य को विशेष प्रश्रय दिया है। उन्होंने शास्त्रीय, व्याख्यात्मक तथा प्रभाववादी सभी समीक्षाओं में रस और सौंदर्य के महत्व को स्वीकार किया है। इसमें सैद्धांतिक विवेचन एवं व्यवहारिक परीक्षण में एक सूत्रता विद्यमान होती है। मनोवैज्ञानिक आलोचना, यह 20वीं सदी की देन है। आलोचना में कवि के जीवन और काव्य तथा काव्यांगों में संबंध स्थापित किया जाता है तथा कवि के वैयक्तिक स्वभाव, परिस्थितियों और प्रभाव को कृति के आधार के रूप में देखा जाता है। इसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। उसमें कवि, लेखक या साहित्यकार अपने पात्रों के मन को व्यक्त करने की चेष्टा करता है। इसमें कवि का आंतरिक जीवन, वैयक्तिक स्वभाव, निजी जीवन से संबंधित बाह्य परिस्थितियों को आंका जाता है। इस आलोचना से साहित्य निर्माण की समस्या के अध्ययन में सहायता मिलती है। मानव जाति के आदिम जीवन में कला के जन्म पर यह प्रकाश डालती है। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंतर्मन की गुत्थियों का अध्ययन करती है। ऐतिहासिक आलोचना, इसमें साहित्यकार के युग, परिस्थिति तथा परिवेश को देखकर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत परिस्थिति जन्य प्रभावों के प्रकाश में ही आलोच्य वस्तु की आलोचना करता है। इस कोटि के आलोचकों ने लोकगाथा, भाषा विज्ञान तथा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से इसका संबंध स्थापित करने की चेष्टा की है। इस आलोचना का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक प्रभावों का अनुसंधान है और इसमें आलोचक साहित्य तथा शैलियों पर कवि, लेखक या साहित्यकार के व्यापक प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ परिवेश एवं परिस्थिति पर ही केंद्रित करने के कारण यह एक पक्षीय होता है।
तुलनात्मक आलोचना। इस पद्धति के अंतर्गत साहित्य के प्रभावों की खोज की जाती है। तुलनात्मक पद्धति में आलोचक व्युत्पत्ति पर विशेष ध्यान देता है। इसके लिए वह विभिन्न देशों और कालों की मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का भी अवलोकन करता है। एक ही देश की विभिन्न साहित्यिक धाराओं का अध्ययन करना उसके लिए अभीष्ट होता है। उसे बहुज्ञ होना चाहिए। उसका कार्य वर्णन, विवेचन और विश्लेषण है, निर्णय देना नहीं। इस आलोचना में आंतरिक मूल्यों की तुलनात्मक प्रस्तुति होने पर यह दुरूह हो जाती है। यह अभिव्यंजना का साधन मात्र नहीं, वरन मानव के भावों एवं विचारों का प्रतीक है। वह सामाजिक चेतना का दर्पण है। विषय, भाव, भाषा शैली आदि सभी दृष्टि से एक भाषा की रचना से अन्य भाषा की रचना की तुलना हो सकती है। इस आलोचना में मूल्य, स्थान, रुचि, पक्षपात की भावना के कारण किसी के साथ अन्याय भी किया जा सकता है। मार्क्सवादी आलोचना। रूस की क्रांति के बाद कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष साहित्य मूल्यांकन के आधार निश्चित हुए। अर्थ उसका आधार बना। इसे प्रगतिवादी आलोचना पद्धति भी कहते हैं। इस आलोचना के संबंध में श्री अमृत राय का विचार है कि मार्क्सवादी आलोचना साहित्यवाद समाजशास्त्रीय आलोचना है, जो साहित्य के ऐतिहासिक तथा गतिशील पक्ष के संबंध का उद्घाटन करती है। इस आलोचना में साहित्य को वर्ग की उपज मानकर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें वर्ग संघर्ष के आदर्श और विचारधाराओं को महत्व दिया जाता है। यह डर है कि समाजवादी आलोचक राजनीति के दर्पण में ही कृति का मूल्यांकन करते हैं। साहित्य की उपेक्षा यहाँ संभव है। इस आलोचना के अंतर्गत रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शिवदान सिंह उल्लेखनीय आलोचक हैं। मार्क्सवादी आलोचना में आलोचक काव्य के उपयोगितावादी पक्ष का उद्घाटन करता है। काव्य की प्रेषणीयता को महत्व देता है। वह यथार्थ के धरातल पर अवस्थित रहता है। इसमें साहित्य और समाज का संबंध प्रगाढ़ होता है। इस प्रकार आज हमने आलोचना की परिभाषा एवं विविध प्रकारों का अध्ययन किया।